अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ जो ना वो मौजूद है और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो एमडीकैट सीरीज में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चीज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है एस, पी, डी और एफ सबशेल्स हमारे पास मौजूद हैं और इनमें मौजूद हम ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, स्टूडेंट बात करते हैं तो आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, गोल होता है। ये नॉर्मली हम इसे कंसिडर करते हैं राउंड शेप का होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, और इसमें कोई नोड नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट नोड असल में क्या होता है। जब हम पी ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे तो मैं नोड आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। वैसे यहाँ पे हमने लिख भी लिया इस चीज को। अच्छा स्टूडेंट देखें, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल्स होंगे, मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ किए। एक सर्कल जो है या एक स्फेरिकल शेप जो है वो 1s ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और 1 जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मींस वैल्यू ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड शेल है। और s स्टूडेंट यहां पे सब शेल जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो s ऑर्बिटल होगा या जो s सब शेल है स्टूडेंट उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। मींस हम कह सकते हैं साइज ऑफ s ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n। ये बात याद रखिएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं साइज ऑफ s ऑर्बिटल, साइज ऑफ s ऑर्बिटल is directly proportional to value of n। मींस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो s ऑर्बिटल की साइज होगा। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास 1s है, मींस ये फर्स्ट शेल में मौजूद है, इसकी n वैल्यू 1 है। 2s, इसी तरह 3s, मींस अगर हम यहां पे मजीद सर्कल लगाना शुरू कर दें तो ये 3s का होगा, देन 4s। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 5s, 6s एंड 7s। ये एप्पल फोन के मॉडल्स के नाम नहीं ले रहा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ और डेफिनेटली स्टूडेंट के माइंड में ये चीज आ जाती है। तो स्टूडेंट देखें सिमेट्रिकल है और इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा, नोड इसमें मौजूद नहीं होंगे। हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। एस और पी ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा हमारा कंसर्न रहता है। सिंपल भी यही है, इनको समझना भी ज्यादा आसान है। पी ऑर्बिटल की स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो इसकी डम्बल शेप है, याद रखिएगा आपको, कुछ ऐसी शेप, इसके दो लोब्स बनते हैं और इसमें एक नोड होता है। तो स्टूडेंट देखिए नोड ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। मींस द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड इज कॉल्ड द नोड और द नोडल प्लेन, ठीक है जी। और ज्यादातर चांस होता है इलेक्ट्रॉन्स इन जगहों पे आपको मिलेंगे। और आप जब ओवरलैपिंग देखते हैं पी ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन में तो नॉर्मली जो लोब्स होते हैं यही लोब्स अबव एंड बिलो द प्लेन जो है ना वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जब बना रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर हम पी ऑर्बिटल्स के पी सबशेल के ऑर्बिटल्स की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है इसके 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है जी पी एक्स का, एक ऑर्बिटल स्टूडेंट हमारे पास पी वाई का है और एक है पी जेड का। अच्छा, अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास नॉर्मल स्टेट में जब किसी भी एटम पे मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट नहीं कर रही होती, नॉर्मली देखें कोई भी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो रही होती है, लेकिन चूंकि वो मैग्नीट्यूड सेम होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बैलेंस कर रहा होता है एटम को। और नॉर्मली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड है स्टूडेंट, जब तक इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट नहीं हो रही होती ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये एक 3 फोल्ड की फॉर्म में होते हैं। आप यूं कह लें कि जैसे ये मेरे पास 3 मार्कर एक साथ इकट्ठे मौजूद हैं, इस तरह से मौजूद हैं, ये देखें ये तीनों इस तरह से मौजूद हैं स्टूडेंट। तो आप यूं कह सकते हैं कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड बिल्कुल ऐसे मौजूद हैं। अब ये 3 मुख्तलिफ डायमेंशन में क्यों जाते हैं, ठीक है जी, और 3 ही डायमेंशंस क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट देखें 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब जब किसी भी कोई भी ऐसा एटम जिसमें पी ऑर्बिटल मौजूद है, मींस पी एक्स, पी वाई, पी जेड मौजूद है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और वो एटम किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली जब कोई दूसरा एटम उसे अप्रोच करेगा तो दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा ये ऑर्बिटल्स इस तरह 3 फोल्ड्स की फॉर्म में मौजूद है।
ये उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों ऑर्बिटल जो है ना तीन मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चले जाएंगे। मींस आप कह सकते हैं, ये देखें ये तीन ट्रायंगुलर शेप में। अब नॉर्मली हम तीन एक्सिस की बात करते हैं, हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करते हैं, हम तीन ही एंगल्स की बात करते हैं, हम तीन ही डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं नॉर्मली। अगर आप किसी भी फर्ज करें बात कर रहे होते हैं, एक रूम है तो हम उसकी जो ना वो हाइट की बात करते हैं, हम उसके लेंथ की बात करते हैं, हम उसकी विड्थ की बात करते हैं। तो नॉर्मली यहां पे देखिए तीन डायमेंशंस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तीन ऑर्बिटल थे स्टूडेंट, तो तीन ही डायमेंशंस में चले गए, एक्स वाई जेड, तीन डायमेंशन हम नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, स्पेस में डायमेंशंस जो है वो इनफिनिट है, लामहदूद है। अभी हम डी ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे तो आप देखिए उसके पांच ऑर्बिटल पांच डायमेंशन में चले जाएंगे। अब ये जो हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स थे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये एक दूसरे से इतने फासले पर चले जाएंगे स्टूडेंट कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। मींस एक ऑर्बिटल्स की जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दूसरे ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इंटरफेयर नहीं करेगी। इसलिए ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितना दूर जा सकते हैं चले गए हैं। तो ये स्टूडेंट जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, ये पी सबशेल के तीन ऑर्बिटल्स हैं और इन्हीं को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं। और इनकी आप शेप देख लें, एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक बाई लोब्ड पी एक्स ऑर्बिटल मौजूद है, पी वाई ऑर्बिटल है, वाई एक्सिस पे पी जेड जो है ये जेड एक्सिस पे होगा। मींस तीनों के तीनों ऑर्बिटल स्टूडेंट आप देखें ये एक्सिस पे मौजूद है। डी सबशेल की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये इसकी पांच जो ना वो शेप्स नजर आ रही हैं आपको डी सबशेल की, जिसमें हमारे पास डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, और उसके बाद दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर आप इनकी शेप्स को देखें स्टूडेंट तो ये इसमें चार लोब आपको नजर आ रहे हैं। नॉर्मली जो चार हमारे पास शेप्स हैं उसमें चार लोब्स हैं और एक शेप आपको ऐसे नजर आ रही होगी डी जेड स्क्वायर, जिसमें दो ही लोब नजर आ रहे होंगे आपको। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट याद रखने वाली वो ये है कि जो हमारे पास विदाउट स्केयर वैल्यूज हैं, मींस डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स बनेंगे ये बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। मींस इनके लोब आपको कहीं पे भी देखें एक्सिस पे नजर नहीं आ रहे बने हुए। लेकिन अगर आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को देखें तो इनके लोब्स आपको एक्सिस पे बने हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो एक्सिस होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इस डायमेंशन को हम जेड एक्सिस ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा ये तो हम एक टू डायमेंशन पेज पे बोर्ड पे ड्रॉ करें तो अपनी आसानी के लिए हम जो ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह लेते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम वाई एक्सिस कह लेते हैं। जो इंक्लाइंड होती हैं, टेंजेंट जैसे ड्रॉ होता है तो उसको हम कहते हैं जेड एक्सिस कहते हैं। लेकिन स्पेस में जब डायमेंशंस होती है ना तो उसमें कोई भी डायमेंशन एक्स हो सकती है, कोई भी डायमेंशन वाई हो सकती है और कोई भी डायमेंशन जेड हो सकती है। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो ना वो एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। 7 ऑर्बिटल्स की शेप जो ना वो आपके साथ शेयर की गई है। अगर आप इसकी शेप देखें कॉम्प्लिकेटेड शेप है और इसके अलावा इस शेप में आपको हर एक ऑर्बिटल का जो ना नेम भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मली आप जब एफएससी पढ़ते हैं, एंटीटेस्ट पढ़ते हैं तो एफ सबशेल्स की ना तो कहीं आपको शेप देखने को मिलती है, ना इनके नाम आपको जो ना कहीं सुनने को मिलते हैं। तो ये स्पेशली स्टूडेंट एक पिक्चर आपके लिए जो ना वो डिजाइन की गई जिसमें आपके पास एफ सबशेल जो है उसकी शेप्स मौजूद है सारी ऑर्बिटल्स की, 7 ऑर्बिटल्स की, और उनके नेम भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप देखें डी और एफ सबशेल दोनों की जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड शेप हमारे पास मौजूद है और ये हमारे पास स्टूडेंट थी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी वैल्यूज, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में और डिफरेंट सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आती है? रीजन स्टूडेंट ये कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हमने उसकी अरेंजमेंट को समझने की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किस तरह से मौजूद हैं, वो किस किस जगह पे मौजूद हैं। हमने उन मुख्तलिफ जगहों को मुख्तलिफ नाम दिए हुए, कुछ को हम शेल कहते हैं, कुछ को हम सब शेल्स कहते हैं, कुछ को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एरियाज के वो शेल में मौजूद है, वो सब शेल में मौजूद है, वो ऑर्बिटल्स में मौजूद है, तो हमने उसे कैटेगराइज कर दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि देखें जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था
उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बोहर के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल था वो एक 2 डायमेंशनल पिक्चर थी, और ऑर्बिटल्स जो है ना, या ऑर्बिट हम शेल की बात करें तो वो फ्लैट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम ये बताता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू ये बातें पता लगी कि एटम का जो मॉडल है फ्लैट नहीं है, वो एक 3 डायमेंशनल मॉडल है, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो किसी एक ही डायरेक्शन या एक ही डायमेंशन में नहीं हो रही, उसके डायमेंशन बदल रही हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम ये बताता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड करें। अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टन हो जाता है, और अगर आप उसका मोमेंटम फाइंड करते हैं तो उसकी पोजीशन अनसर्टन हो जाती है। फिर एक साइंटिस्ट आता है जिसको हम श्रोडिंगर कहते हैं। श्रोडिंगर ने कहा कि नो डाउट हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में एक्यूरेटली नहीं बता सकते, हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है। तो उसी को फिर हम जो ना स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस उसका पता लगाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन एटम के पास किस जगह पे मौजूद है। तो उसके लिए हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफरेंट शेल्स में अरेंज कर रहे हैं और डिफरेंट सब शेल्स में अरेंज कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हमारे पास शेल्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट अगर हम शेल की बात करते हैं ना, शेल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी स्टूडेंट हम इसी को बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स का टॉपिक भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब शेल को स्टूडेंट हम नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू को ना n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सोन, ये पॉजिटिव इंटीजर चलता जाएगा, शेल की वैल्यू है। और हमारे पास जो शेल्स हमारे पास स्टूडेंट मौजूद होते हैं वो शेल्स हमारे पास है जी के शेल है, एल, एम, एन, और इसी तरह स्टूडेंट इनकी वैल्यूज बढ़ती है। ये फर्स्ट, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो k शेल है, n की वैल्यू 2 है तो l शेल, n की वैल्यू आपने 3 कर दी तो m शेल, और अगर n की वैल्यू आपने 4 कर दी तो वो n शेल हो जाएगा हमारे पास। हम फिलहाल ये 4 शेल्स की बात कर रहे हैं, शेल्स हम 7 नॉर्मली पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो स्टूडेंट उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है जी, और उसके बाद हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो आपको पता लगेगा कि k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, m में मैक्सिमम 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये जो हमारे पास शेल्स मौजूद हैं, स्टूडेंट मैं इसको ना बड़ा शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आपको शेल्स और सब शेल्स का पता होना चाहिए। अदरवाइज जब हम क्वांटम नंबर करेंगे तो ये हम चीजें और भी ज्यादा एलैबोरेट इनको करेंगे। अच्छा, ये हमने शेल्स की बात करी, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं किसी भी शेल में तो वो 2n² होगा फॉर्मूला। स्टूडेंट एक और बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, अगर हम एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करना चाहते हैं, देखिए शेल है, फिर सब शेल है और फिर ऑर्बिटल्स है, मींस SPDF सब शेल्स है। मैं यहां पे अगर मेंशन कर दूं आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सब शेल्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो सब शेल्स मौजूद है ना वो है S, P, D एंड F, इसको हम बोलते हैं, और इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू नॉर्मली स्टूडेंट हमारे पास होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 और इसी तरह से ये वैल्यू चलती जाएगी आपके पास। अच्छा, अब हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, ये सब शेल्स हैं। अब जैसे p एक सब शेल है, इसके 3 ऑर्बिटल्स की बात की, px, py, pz, तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की तादाद अगर हमने फाइंड करनी होगी ना तो उसका बड़ा आसान सा हल है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम एक शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की तादाद फाइंड करने के लिए n² की वैल्यू यूज करते हैं, मींस n², ठीक है जी। आप अगर दूसरे शेल में है, L शेल है, इसमें S और P दोनों सब शेल्स मौजूद हैं, तो हमारे पास n² का मतलब है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल्स आपके पास P के होंगे, एक ऑर्बिटल S का होगा। अब इसको फाइंड कर सकते हैं इन चीजों को। ये सब शेल्स हमारे पास स्टूडेंट हो जाते हैं, S, P, D, F सब शेल्स हमारे पास आ जाते हैं।
अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट फिर आते हैं हम ऑर्बिटल्स पे आते हैं। देखें, शेल, सबशेल, और स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास फिर आते हैं ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम स्टूडेंट इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद होते हैं सब शेल्स में। जैसे एस के एक ऑर्बिटल है, पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ के 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट याद रखने वाले वो ये है, एन ऑर्बिटल accommodate मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंट्री टेस्ट में एक सवाल तो आप यूं समझ लें कि इस टॉपिक से रेलिवेंट आपको आना ही आना है, और उसमें मैक्सिमम चांस है कि वो आपसे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पूछेगा। ठीक है जी। अब वो कोई भी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ सकती है आपको एंट्री टेस्ट में, किसी भी शेल को डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी सब शेल को डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी लेवल को डिस्कस कर सकते हैं, और एट द एंड आपसे पूछ रहे हैं कि इस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो स्टूडेंट ऑर्बिटल मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, चाहे वो पी सबशेल का ऑर्बिटल है, चाहे वो डी सबशेल का ऑर्बिटल है, चाहे वो एफ सबशेल का ऑर्बिटल है। मींस अगर मैं यहां पे स्टूडेंट बात करता हूं, देखें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 हमारे पास ऑर्बिटल का जो ना एक ग्रुप है जो पी सबशेल से बिलोंग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि इन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। इसका भी तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का, और वो ये होता है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है जी। और एल की वैल्यू हम मेंशन कर चुके हैं। एल की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि ये एस सब शेल है, एल की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब पी सब शेल है, एल की वैल्यू अगर 2 है इसका मतलब डी सब शेल है, एल की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है एफ सब शेल है। हम फिलहाल उन्हीं सब शेल्स की बात करेंगे, उन्हीं ऑर्बिटल्स की बात करेंगे जो आपकी बुक से रेलिवेंट है, जो टेस्ट से रेलिवेंट है, ताकि हम चीजों को ज्यादा जो ना वो कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां अकोमोडेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2। तो देखें कोई भी ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह मैं यहां पे ऑर्बिटल्स लिखता हूं जी। हम यहां पे लिखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ये 5 ऑर्बिटल्स मैंने लिखे हैं डी के। अब स्टूडेंट देखें इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 एंड 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? 10। तो स्टूडेंट देखें ये भी हमारे पास ना एक ग्रुप है डी के 5 ऑर्बिटल्स का। इसी तरह देखें जब हम एफ सबशेल पे आएंगे तो जो एफ सबशेल होगा स्टूडेंट इसके 7 ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आप अकोमोडेट करें। अब आप देखें पी के ऑर्बिटल को देख लें या डी के ऑर्बिटल को देख लें, किसी भी शेल का कोई भी सबशेल और उसका कोई भी ऑर्बिटल होगा स्टूडेंट, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने अकोमोडेट होने? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होने। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको शेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सबशेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसके बाद जो ना हम स्टार्ट करते हैं वो रूल्स, जिन रूल्स को जो है वो फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टूडेंट जो हम रूल्स डिस्कस करेंगे, हम वन पे वन इनको हम देखेंगे, और 4 रूल्स हैं स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। मींस अगर हमने किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स, उसके कुछ तरीकाकार है, उसके कुछ रूल्स है, आपने उन रूल्स को सीखना है। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है एलिमेंट्स के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि अगर आप ये जान रहे हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप अरेंज कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद है, मींस अगर आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन का पता लग जाए कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो स्टूडेंट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को काफी हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रूल है स्टूडेंट वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब याद रखिएगा ऑफ बाउ जो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है स्टूडेंट, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मींस लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ चीजों को लेके जाना।
तो ऑफ-बो प्रिंसिपल एक्चुअली हमें यही बताता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो सबसे पहले आपने लो एनर्जी को फिल करना है और उसके बाद आप हाई एनर्जी को फिल करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम लो एनर्जी की बात करते हैं तो देखें सबसे फर्स्ट शेल होगा के शेल, देन हम एल शेल को फिल करेंगे, एम शेल, और उसके बाद सो होना हम मूव करते चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। तो देखिए जी, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, कि जैसे जैसे उनकी एनर्जी वैल्यूज बढ़ रही है वैसे वैसे आप सबशेल्स को अरेंज करते जाएं। अच्छा, अब यहां पे मैंने ना एक तरतीब लिखी हुई है और ये तरतीब आप सभी बच्चों को पता होगी, क्योंकि आप जब 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मींस मैट्रिक एंड एफएससी में, तो आप ये तरतीब बार बार पढ़ते हैं। मींस अभी देखिए जी, हमने 2 दफा एस लिखा। अब असल में क्या है स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास ना एक तरतीब है उन सब शेल्स की जो हमने ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाई है। मींस कौन सा सब शेल पहले आएगा और कौन सा सब शेल बाद में आएगा। मींस लो एनर्जी पहले है और बाद हाई एनर्जी बाद में है। अभी हम ये भी डिसाइड करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी या किस सबशेल की एनर्जी जो है वो लो है और किस सबशेल की एनर्जी हाई है। उस सिलसिले में स्टूडेंट हम N+L रूल की बात करेंगे। लेकिन देखें ये सबशेल्स की अरेंजमेंट हम इसको याद करते हैं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल मींस SS, PS, PS, DPS डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, देन फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और अगेन फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल पे इसको हम लेके जाएंगे। स्टूडेंट जो सबसे पहले एस आ रहा है असल में ये है 1S, मींस ये पहले शेल का फर्स्ट सब शेल है जिसको हम S कहते हैं। ये स्टूडेंट देखें 2S, देन 2P। अब देखें कुछ चीजें इसमें ना आपने याद रखनी है स्टूडेंट। ये जो हमारे पास 1S है ना, ये सिर्फ पहले शेल यानी कि K शेल का हिस्सा है। ये 2S और 2P जो है स्टूडेंट ये सेकंड शेल का हिस्सा है जो कि है L शेल। फिर देखिए जी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जी लास्ट टाइम 2S था, अब यहां पे देखें स्टूडेंट ये 3S है। असल में स्टूडेंट ये जो हमारे पास 2 नंबर्स है ना, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये जो 3 है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ n, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमें बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये जो S है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास है L वैल्यू, मींस ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन ये शेल और ये सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शुरू में जो 3 वैल्यू है। अब देखें 3S के बाद हमारे पास है जी 3P। अब आपको पता है जहां जहां पे 3 आएगा ये थर्ड शेल का हिस्सा है। लेकिन आप देखें स्टूडेंट 3S के बाद यहां पे 4S आ गया और ये रहा 3D। मींस हमने 3D को बाद में क्यों लिखा और 4S को पहले क्यों लिखा, ये बात डिसाइड करेगा N+L रूल। क्योंकि N+L रूल के मुताबिक 4S की एनर्जी कम है और 3D की एनर्जी ज्यादा है। तो स्टूडेंट अब देखें आप कि ये 2 ऑर्बिटल सबशेल्स और ये सबशेल स्टूडेंट, ये हमारे पास जो थर्ड शेल है ना M, ये उसका हिस्सा है। ठीक है जी, और देखें ये 4S है स्टूडेंट और ये हमारे पास देखें ये 3P था। अब यहां पे देखें ये 4P। ठीक है, इसी तरह जब आप यहां पे जाएंगे स्टूडेंट देखें ये 4D। आप जब यहां पहुंचेंगे तो ये 4F। अब आप देखें बताने वाली बात स्टूडेंट आपको समझाने वाली ये है कि देखें ये 4P, ये 4S। चले मैं इसको जरा ना कलर इसका डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपके लिए जरा आसानी हो जाए। देखें स्टूडेंट ये 4S, 4P, 4D एंड 4F। स्टूडेंट ये सब के सब जो ना फोर्थ शेल जिसको हम N शेल कहते हैं स्टूडेंट, ये इसका पार्ट। अब देखें कितने डिस्टेंस पे हैं। 4S आपको बहुत पहले मिल रहा है, 4P उसके बाद फिर 4D और लास्ट में 4F काफी दूर जाके आपको मिल रहा है। ये चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, मींस देखें ना तरतीब तो ये हमारे पास है कि सबसे पहले पहला शेल आता है। मींस देखें अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मींस देखें यहां पे N की वैल्यू 1 है, 2, 3, 4। मजीद आप आगे जाएंगे तो स्टूडेंट यहां 5 हो जाएगी, 6। लेकिन आप देखें कि हम इलेक्ट्रॉन्स जब फिल कर रहे हैं तो हम तीसरा शेल अभी फिल नहीं करते, हम चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट ये चीजें डिसाइड करेगा N+L रूल डिसाइड करेगा। ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको ये बता रहा है कि आपने सबसे पहले लो एनर्जी फिल करना है और फिर हाई एनर्जी फिल करना है। ये ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको बता रहा है। मींस आपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई की तरफ मूव करना है। अब आपको ये बात कौन बताएगा कि लो एनर्जी पे कौन है और हाई एनर्जी पे कौन है स्टूडेंट, ये बात हमें बताएगा N+L रूल बताएगा।
अब n प्लस एल रूल क्या है? सबसे पहले आपने n और l को समझना है। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर। l हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम सब शेल नंबर कहते हैं। n प्लस एल रूल मींस आपके पास ये जो 1s 2s 2p 3s 3p 4s इस तरह से लिखे हुए, आपने इसकी n और l वैल्यूज को जमा करना है। अब देखें n प्लस एल रूल की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, subshells are arranged according to their increasing n plus l values। मीन्स जैसे जैसे n प्लस एल वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सबशेल्स को हम अरेंज करते जाएंगे। लो n प्लस एल वैल्यू वाले सबशेल्स पहले आएंगे, हाई n प्लस एल वैल्यू वाले सबशेल्स बाद में आएंगे। और अगर दो सबशेल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है, देन द सबशेल विद द लोएस्ट n वैल्यू विल बी प्लेस्ड फर्स्ट। मीन्स जिसकी n वैल्यू छोटी होगी वो पहले लिखा जाएगा और जिसकी n वैल्यू बड़ी होगी वो बाद में लिखा जाएगा। इसके बारे में देखें, हम यहां पे डिस्कस करते हैं। मेरे पास देखें जी, सबसे पहले है 1s है। अब मैं देखें यहां पे लिखता हूं n, फिर लिखूंगा इसकी l वैल्यू और फिर इसका सम आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें शुरू में जो 1 2 3 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये n वैल्यू है। अब देखें s की n वैल्यू 1 है और l वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 0। ठीक है जी। l इज इक्वल टू 0 एस सबशेल होता है, इसका आंसर आ गया 1। फिर देखें जी 2 प्लस 0, इसका आंसर आ गया 2। 2p में आ जाएं तो देखें आपको पता है कि सेकंड शेल है, ये शुरू में जो वैल्यूज हैं ये n वैल्यूज हैं, याद रखिएगा ये वाली सारी वैल्यूज n वैल्यूज हैं। अब p की जो l वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 1 होती है। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 आ गया। अब 3s को देखें, इसकी n वैल्यू 3 है, इसकी l वैल्यू 0 है, इसका सम कितना आ गया? 3। तो देखें मैंने अभी बताया कि अगर दो सबशेल की n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती, जैसे देखें ये सेम आई है, तो जिस सबशेल की मींस देखें यहां पे 2p है, इसकी n वैल्यू स्मॉल है तो ये पहले आएगा, 3s की n वैल्यू बड़ी है तो ये बड़े बाद में आएगा। हालांकि देखें दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, मींस 3 और 3 आ गई, लेकिन किस 3 को हम पहले लिखेंगे? जिसकी n वैल्यू छोटी होगी। नेक्स्ट देखें हमारे पास 3p है, इसमें देखें 3 प्लस 1, ये आंसर आ गया 4। अब यहां पे देखें 4s को देखिएगा, इसमें भी आप n प्लस l वैल्यूज को सम करेंगे तो देखें इसकी n वैल्यू 4 है और l वैल्यू 0। मैं भी आपको स्टूडेंट बता चुका हूं कि l की वैल्यू 0 होगी तो s सबशेल है, l की वैल्यू 1 होगी तो p सबशेल है, l की वैल्यू 2 होगी तो d सबशेल है, l की वैल्यू हमारे पास 4 होगी तो f सबशेल है। अब देखें स्टूडेंट इसका आंसर भी 4 आ गया। अब आप देखें ये भी आंसर 4 है, ये भी 4 है, लेकिन 3p को हमने पहले लिखा, 4s को बाद में लिखा, क्योंकि 4s में n वैल्यू बड़ी है और 3p में n वैल्यू छोटी। तो अगर दो सबशेल की n प्लस l वैल्यू सेम आ जाती है तो जिस सबशेल की n वैल्यू छोटी होगी उसको पहले प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल। अब देखें 3d में इसकी n वैल्यू 3 है, इसकी l वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। आंसर कितना आ गया? 5। स्टूडेंट ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम 4s को पहले लिख रहे हैं और 3d को जो ना हम बाद में ऐड कर रहे हैं। मींस पहले इलेक्ट्रॉन हम 4s में फिल करते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन हम 3d में फिल करते हैं। हम यहां पे इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें ये हमें कैसे पता लगा कि 4s में हमने इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने हैं, क्योंकि हमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने बताया कि पहले लो एनर्जी फिल करें। ठीक है। अब पता कैसे लगा कि 4s की एनर्जी कम है? वो हमें n प्लस एल रूल ने बताया कि जब हम 4s और 3d की n प्लस एल वैल्यूज को जमा करते हैं तो उसका जो सम आता है वो 4s का 4 आ रहा है और 3d का 5 आ रहा है, इसलिए हमने 4s को पहले प्लेस किया। सिमिलरली स्टूडेंट देखें 4p में, इसमें 4 प्लस 1 आंसर कितना आ गया? 5। और 5s में देखें 5 प्लस 0 आंसर कितना आ गया? 5। अब आप स्टूडेंट नोट करें जरा इन चार, ठीक है, इन चार हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स जो हैं, 3 सबशेल्स जो हैं 3d 4p और 5s, इन सब की n प्लस एल वैल्यू स्टूडेंट देखें 5 आ गई है। हमने किसे पहले प्लेस किया? देखें जिसकी n वैल्यू सबसे छोटी थी ना वो सबसे पहले आया, जिसकी n वैल्यू उससे बड़ी थी वो बाद में, और जिसकी n वैल्यू सबसे बड़ी थी वो सबसे एंड में प्लेस किया गया। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रॉन जब फिल कर रहे हैं तो हम शेल्स में फिल नहीं कर रहे, हम सब शेल में फिल कर रहे हैं। और सब शेल के एनर्जी ऑर्डर को पहले हमने डिस्क्राइब किया है कि कौन लो एनर्जी पे और कौन हाई एनर्जी पे है, क्योंकि ऑफ बाउ प्रिंसिपल आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपने पहले लो एनर्जी फिल करना है बाद में हाई एनर्जी, लेकिन आपको ये बात ऑफ बाउ प्रिंसिपल से नहीं पता लग रही कि लो एनर्जी पे कौन और हाई एनर्जी पे कौन है। ये बात हमें n प्लस एल रूल बता रहा है, और n प्लस एल रूल जो है स्टूडेंट ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल की एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। n प्लस एल रूल एक्चुअली ऑफ बाउ प्रिंसिपल की ही एक एक्सटेंशन है। अच्छा जी, ये दो रूल्स हमने डिस्कस कर लिए कि हमने सब शेल्स को कैसे अरेंज करना है,
अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करने, सब शेल्स आपने अरेंज कर दी, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए स्टूडेंट हम यूज करते हैं दो रूल्स, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और दूसरा हम डिस्कस करेंगे हुंस रूल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टूडेंट हमें क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें सिंपल वर्ड में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ना, इसका मतलब ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, आपको मैंने भी बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल शुड हैव एन ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन मतलब यह है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट मौजूद है ना, तो उनकी स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। वो सेम स्पिन के साथ रिवॉल्व नहीं कर सकते। वहां पे कैसे? देखें जी, मैं यहां पे ना एक बॉक्स बना लेता हूं, ये एक बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है जी। एक बॉक्स स्टूडेंट मैं ये बना लेता हूं और एक बॉक्स में यहां पे ना ये बना लिया मैंने, ठीक है जी। अब देखें ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैंने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है जी, ये जो एरो है ये असल में इसकी स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैंने स्टूडेंट देखें ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दी है इस तरह से, तो स्टूडेंट ये दोनों ही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। मींस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। मींस एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। मींस इन दो बातों का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो क्लॉकवाइज स्पिन होगी, ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। मींस दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम नहीं हो सकती। ये बात आपको बता रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकती, चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मींस उसका शेल सेम हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, उसका सब शेल सेम हो सकता है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल सेम हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिन सेम नहीं होगी। मीन चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर वैल्यूज, या मींस आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो चारों की चारों सेम नहीं हो सकती, कोई एक डिफरेंट लाजमी होगी। मींस अगर हम बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करें 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, तो देखें उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 2s में, उनका शेल सेम है, दूसरे शेल में उनका सब शेल सेम है, s है, उनका ऑर्बिटल भी सेम है, s है, लेकिन आप देखें उनकी स्पिन डिफरेंट हो जाएगी। तो उनके 3 क्वांटम नंबर्स मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ऑर्बिटल में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी ना वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, वो दोनों हमेशा ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे। और ये भी बात याद रखिएगा, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को ही वो प्रेफर करता है। ये तो था स्टूडेंट हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि हमने इलेक्ट्रॉन जब फिल करने हैं तो दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। कब? एक ऑर्बिटल में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट हुंस रूल की बात करते हैं, हुंस रूल की बात करते हैं। अब स्टूडेंट हुंस रूल की बात करने से पहले ना हमें कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? चले जी, हम सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो स्टूडेंट देखें 1s2 2s2 एंड 2p2, आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल कर दिए कार्बन के। अब स्टूडेंट यहां पे देखें आप, हम इसके वैलेंस शेल को ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये 2s और 2p इसके वैलेंस शेल का हिस्सा है। अब आपको पता है s का एक ऑर्बिटल है और p के हमारे पास होते हैं स्टूडेंट 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब अगर हम देखें ना स्टूडेंट, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 2s में, ठीक है, और 2p को जरा देखें आप, ये हमारे पास है जी 2p। अब 2p में ये px है, ये py है और ये pz है। हुंस रूल स्टूडेंट ये कहता है कि देखें हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हुंस रूल पहले कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर किसी एटम के पास ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें सेपरेटली प्लेस किए जाएंगे। चलिए मैं पहले बताता हूं आपको, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां प्लेस कर दिया,
मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां प्लेस कर दिए। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये मैंने वॉयलेशन कर दी है। ये क्या हुई है? वॉयलेशन ऑफ हुन्स रूल हो गई है, क्योंकि देखिए इसके पास ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं और आपने फिर भी इलेक्ट्रॉन कहां फिल कर दिए इसमें। अब हुन्स रूल ये कहता है कि आप इनको सेपरेटली प्लेस करें। सेपरेटली कैसे प्लेस किया जाएगा, ये देखिए मैं यहां पे इस तरह से बना रहा हूं इसको। ये अब देखें, ये मेरे पास स्टूडेंट है पी एक्स, ये है पी वाई और ये है पी जेड। मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें प्लेस किया एक, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें प्लेस कर दिया। ठीक है जी। अब वो हुन्स रूल कहता है कि ऑर्बिटल एम्प्टी है तो उसमें अलग अलग प्लेस करेंगे आप, और आप बजाय इसके कि इसमें ऑपोजिट स्पिन हो, आप इनकी स्पिन सेम कर दें। स्टूडेंट यहां पे मैं साथ ही ड्रॉ कर देता हूं इसका 2sp, और देखें उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब ये देखें जी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये हमारे पास कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, और जब भी इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बॉन्डिंग मिले, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप करता है, और इस तरह कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट हुन्स रूल का आपको आइडिया हो गया। हुन्स रूल कैसे एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को, कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जा रहे हैं तो आपने एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी एटम के पास ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें सेपरेटली प्लेस किए जाएंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट आप डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। फर्स्ट करें स्टूडेंट, हमारे पास यहां मौजूद है जी एक सोडियम का एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। स्टूडेंट आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए फर्स्ट 36 एलिमेंट्स के, बीइंग एन एमडीकैट स्टूडेंट, और जो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सम टाइम एटॉमिक नंबर्स गिवन भी होते हैं। ठीक है। अब यहां पे असल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना स्टूडेंट, वो वायलेशन पूछी जाती है। वायलेशन ऑफ पॉलिक्सलिन प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ हुन्स रूल, वायलेशन ऑफ वो प्रिंसिपल। मींस मैं यहां पे देखें जी लिखता हूं, मैं चले जी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने लगा हूं। मैं यहां पे करता हूं 1s2, फिर देखिए मैंने लिखा 2s2, फिर मैंने लिख दिया 3p4 कर दिया मैंने। ठीक है जी। अब यहां पे अब आप देखिएगा जरा इसको, मैं अब समझाने लगा हूं कि रूल्स की वायलेशन क्या होती है। देखिए जी, ये मैंने 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, और यहां पे मैंने 3p के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, और ये देखें मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है जी। बल्कि हम ऐसे करते हैं कि इनकी जो स्पिन है ना, जरा हम इनको सेम कर देते हैं। मींस ये भी हम इस स्पिन में कर देते हैं और ये भी स्पिन में करते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे जो वॉयलेशन हो रही है, अगर हम वॉयलेशन देखें कि किस किस रूल की हमने वॉयलेशन कर दी है, स्टूडेंट देखें सबसे पहले तो हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वॉयलेशन कर दी है। आपको पता होना चाहिए, देखें आपको पता है 2s के बाद क्या आता है, 2p आएगा, फिर हमारे पास आएगा 3s, एंड देन फाइनली हम पहुंचेंगे 3p के ऊपर। 1s 2s 2p 3s देन 3p। सबसे पहली वॉयलेशन हो गई ऑफ बाउ प्रिंसिपल की, कि आपने लो एनर्जी छोड़ के पहले क्या फिल कर दिया, हाई एनर्जी, और इसकी ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की आपने वायलेशन कर दी। प्रिंसिपल क्यों? देखिए जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। यहां पे आपने स्पिन क्या कर दी है, आपने सेम कर दी है। फिर देखें हमने ये फर्ज करें अगर px है, ये py है और ये pz है, तो हमने px को छोड़ के पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल कर दिया, हमने pz में फिल कर दिए। ठीक है। और यहां पे हम इसको एक और तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम यहां पे देखें स्टूडेंट, ये 3p में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो यहां पे हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें आप p के इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दो, तो ये देखें यहां पे हुन्स रूल की वायलेशन भी हुई है, यहां पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन भी हुई है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन इसलिए हुई है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, सेम कर दी है। हुन्स रूल की वायलेशन इसलिए हुई कि ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, एम्प्टी हैं, इलेक्ट्रॉन फिर भी हमने एक ही ऑर्बिटल में प्लेस किए हुए हैं, तो ये हुन्स रूल की वायलेशन है। तो हुन्स रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, जैसे कि इस केस में आपको नजर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को उसमें सेपरेटली प्लेस किया जाएगा, रादर देन कि आप उनको जो ना वो एक ही
ऑर्बिटल में पुट कर रहे हैं विद ऑपोजिट स्पिन, आप उनको सेपरेटली प्लेस करें जैसे कि मैंने यहां बताया आपको। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास सोडियम एटम मौजूद है, सोडियम के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो आप देखें 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने सिर्फ अरेंज करने हैं, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और स्टूडेंट ये 3s1 आ गया। अब आप देखें इसका पहला शेल कंप्लीट, इसका दूसरा शेल कंप्लीट, तीसरे शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो ना एक ही बॉन्ड बनाएगा, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम एक मेटल है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस आप इतने 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लिखें जी नियोन की फॉर्म में, और फिर आगे आ जाएगा 3s1, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाह रहा है वो नोबल गैस जैसी करना चाह रहा है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो हमारा टॉपिक था उस लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहां पे भी मैं आपको जो ना वो दोबारा से एक दफा रिवीजन हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब हम देखें, मैं यहां पे ना कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं पहले। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो आप देखें स्टूडेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए स्टूडेंट हमने ना एक लंबी चौड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी यहां से लेके यहां तक, बजाय इसके कि हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें स्टूडेंट, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं आर्गॉन की फॉर्म में। मींस 18 इलेक्ट्रॉन आपने बिल्कुल वैसे ही फिल करने जैसे आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देखें इसके बाद आ जाता है 4s2। तो देखें आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल कर दिए हुए और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आ गए। तो देखें कैल्शियम के चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डोनेट कर सकता है, इसकी वैलेंसी मैक्सिमम 2 होगी। इसी तरह जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे स्टूडेंट आते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप देखें चंद एक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करते हैं। हम यहां पे बात करते हैं जिस स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21, बिल्कुल इससे हम आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखिएगा जरा, यहां पे हमें पता है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 4s के बाद जो अगला हमारे पास सबशेल है वो 3d है और 1 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें फिल कर दिए, सिंपल। अब यहां पे जो चीज याद रखने वाली स्टूडेंट वो है क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, और कॉपर है स्टूडेंट जिसका एटॉमिक नंबर 29। इनकी कॉन्फ़िगरेशंस याद रखना ज्यादा जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। देखें क्रोमियम जो है हमारे पास, ये आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन, 4s देन 3d। अब देखें जी रूल तो ये कह रहा है जी पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें, बाकी के 4 इसमें फिल कर दे, 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी इशू क्या होता है स्टूडेंट, ये कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो गलत कंसीडर की जाती है। होता ये है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, क्योंकि d में जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d हो जाएगा हमारे पास हाफ फिल्ड। तो आप ये देखें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में आप कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब आप कॉपर में आते हैं स्टूडेंट, तो कॉपर में भी क्या है, सेम यही केस है। ये आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, उसके बाद आपने 4s में 2 और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स, 29 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट हो गए। अब जरा देखिए आप कि हम यहां पे क्या करेंगे, इस 4s में भर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट देखें ये है मोर स्टेबल, ठीक है। हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें d पार्शली फील्ड है, यहां पे d कंप्लीटली फील्ड हो गया है, और इधर देखें d पार्शली फील्ड, यहां पे d क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और आपको पता है कि हाफ फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन द पार्शली फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन बोथ ऑफ देम। तो स्टूडेंट ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मेन चीजें समझने वाली स्टूडेंट ये रूल्स हैं, ठीक है। आपको एंटीटेस्ट में जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो सिंपल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है आपसे, और इसके अलावा इन रूल्स की वायलेशन, मींस विच वन इज द वायलेशन ऑफ वो प्रिंसिपल, विच वन इज द वायलेशन ऑफ n+l रूल, विच वन इज द वायलेशन ऑफ पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, विच वन इज द वायलेशन ऑफ ओह्म्स रूल, या फिर इन सब की वायलेशन एक ही जगह पे इकट्ठी, जैसे कि मैंने यहां बताया आपको। तो एक ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी मिलेगी और उसमें क्या होगा, किसी की भी वायलेशन आ सकती है। फिर देखें आपको इलेक्ट्रॉन्स का पूछा जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है, कितने इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। स्टूडेंट देखिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लिखेंगे, लिखने के बाद स्टूडेंट याद रखिएगा जो भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है ना, वो हमेशा अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रखेगा,
किसी भी ऑर्बिटल में एंटर होने वाला पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होता है। तो आपको ये भी इलेक्ट्रॉन आप पूछा जा सकता है कितने इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है और कितने इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है। मींस अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखें सोडियम की बात करें तो ये हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और 5 की क्लॉकवाइज होगी। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन एक है ना इजाफी, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज, मींस 6 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होंगे और 5 के होंगे क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। इसी तरह कैल्शियम की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें भी देखें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन और कहीं पे भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे हमारे पास पेयर्ड है। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे और 10 एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह देखें हम यहाँ पे स्कैंडियम का आपसे पूछ सकते हैं कि स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, कितने क्लॉकवाइज हैं। क्रोमियम का पूछ सकते हैं, कॉपर, मींस किसी भी एलिमेंट का। और उसके लिए जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद आप देखें कि हमारे पास क्लॉकवाइज कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज कितने आ रहे हैं। मींस अगर हम कार्बन की देखें ना स्टूडेंट, तो इसमें मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन देखें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज अनपेयर्ड है। तो यहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज है। और ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 4 एंटी क्लॉकवाइज होंगे और 2 क्लॉकवाइज होंगे। लेकिन जब आप एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमारे पास रह जाएगा क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और 5 होंगे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। तो ये याद रखिएगा, आपसे जब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ जाएगी तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर आपसे पूछ रहे हैं तो वो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट दोनों को मद्देनजर रख के आपसे पूछ सकते हैं और आपने आंसर भी उसके अकॉर्डिंग करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा एक बड़ा ही शॉर्ट सा और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टूडेंट को मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती है और इसको स्टूडेंट अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। भरपूर मेहनत करें टेस्ट के लिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें स्टूडेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।